अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कलअदम तहरीक लब्बैक के एहतजाज पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में किसी किस्म की कत्लो गारत नहीं चाहते, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। बदअमनी से किसी को फायदा नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इजलास से मुतालिक आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का ये अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कलअदम तहरीक लब्बैक के एहतजाज पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में किसी किस्म की कत्लो गारत नहीं चाहते, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। बदअमनी से किसी को फायदा नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की गई। इजलास से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफीक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ रफीक, कहिएगा, अहम तरीन इजलास था, क्या मजीद अहम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज कोर कमेटी का इजलास था और कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर अकाबरीन को TLP के साथ होने वाले मुआहदे और उस हवाले से गुफ्तगू की और उन्हें एतमाद में लिया। उनका ये कहना था कि वो खुद अदम तशद्दुद के मामले पर उन्होंने हमेशा गौर किया है कि पुरतशद्दुद हाल जो है किसी भी मामले को बिगाड़ता है। उनका ये भी कहना था कि अफ़हाम व तफ़हीम से मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है और पुरअमन तरीके से इस मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कोर कमेटी में बुनियादी तौर पे जो सबसे अहम फैसला आज सामने आया वो ये था कि तहरीक इंसाफ ने अपने अकाबरीन को, अपने जमाती ओहदेदारों को ये कह दिया है कि वो आज से ही अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें और बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उन तमाम में जो मेयर हैं वो बराह रास्त उनके इलेक्शन होंगे और हर शहर का एक बाइख्तियार मेयर होगा ताकि वो उस शहर के मामलात को चला सके। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने तमाम अकाबरीन को कहा है कि वो बलदियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। जबकि महंगाई के हवाले से गुफ्तगू की और कोर कमेटी के अरकान ने कहा कि महंगाई का एक बड़ा शिद्दत मामला है, बड़ा प्रॉब्लम है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले 2 रोज़ में वो एक बड़ा पैकेज महंगाई रिलीफ के हवाले से अनाउंस करने जा रहे हैं और जिससे तवक्को की जा रही है कि शायद 1 लाख से ज़ायद लोगों को बराह रास्त जो है उससे फ़ायदा होगा। ताहम बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म ने यह कहा कि दुरुस्त इंतखाब किया जाए कैंडिडेट्स का टिकट्स के हवाले से और कोशिश की जाए कि ऐसे कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएं जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी और जो तहरीक इंसाफ के लोगों में से हो। सही काशिफ, तो महंगाई, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां और TLP से आज के अहम इजलास में अहम निकात रहे हैं। काशिफ रफीक हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया काशिफ। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई से मुतालिक पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। पंजाब में मेयर के इलेक्शन बराह रास्त होंगे। वो PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म अगले 1-2 दिनों में उसको अनाउंस करेंगे। उसके नतीजे में जो हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा, उसकी तफसीलात बाद में बताऊंगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़िमन में। पंजाब में इंतखाबात, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं, वो बराह रास्त इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म ने और कोर कमेटी ने आज ये फैसला किया है। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं वो बराह रास्त होने चाहिए या वो बिल वास्ता होने चाहिए। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कोर कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर तशवीश का इजहार किया गया है। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म परसों कौम को मुआशी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आज़ादी ना दी जाए। जमहूरियत में जैसे आप भी बात करने की आज़ादी मांगते हैं तो चौधरी साहब ने या आज़म सवाती साहब ने भी बात की आज़ादी दी थी। इसके साथ साथ जैसे चौधरी साहब ने बताया कि इंशाल्लाह परसों मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली या 1 आध दिन आगे पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम रखते हैं कि वो कौम को एक तो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन पे एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ जो पैकेज वो लेके आ रहे हैं उस पर बात करेंगे।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کالعدم تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ دھرنا مظاہرین جی ٹی روڈ سے متصل پارک میں منتقل ہو چکے ہیں۔ کالعدم تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ دھرنا مظاہرین جی ٹی روڈ سے متصل پارک میں منتقل ہو چکے ہیں۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بند راستے کھول دیے گئے۔ سڑکوں پر رکھے کنٹینرز کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ فیض آباد سے پولیس کو ہٹا دیا گیا جبکہ رینجرز کے جوان تعینات ہیں۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو اس سے متعلق کہ کالعدم تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے، فیض آباد پر موجود ہے نمائندہ نیوز ون احمد نواز کہیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں، شہری کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، حکومت اور کالعدم جماعت کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بعد حکومت نے جو بند راستے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے وہ کھول دیے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں فیض آباد۔ یہاں پر احتجاجی کالعدم جماعت کا احتجاجی دھرنا ہونا تھا، اور حکومت نے یہ فیض آباد کے طرف آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر رکھ کر سیل کر دیا تھا اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی تھی۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے اور پولیس کی نفری جو ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ البتہ جو فیض آباد پل ہے وہاں پر رینجر اب بھی تعینات ہے، لیکن کم تعداد میں تعینات ہے۔ یہ حکومت اور کالعدم جماعت کے درمیان جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اس کے باعث حکومت نے یہاں سے جو رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احمد نواز ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ احمد۔ حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج رات لاہور میں ہوگا۔ کمیٹی کے سربراہ علی محمد خان کی زیر صدارت بیٹھک میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت، وفاقی سیکریٹری داخلہ اور کالعدم تنظیم کے نمائندے شریک ہوں گے۔ کالعدم تنظیم کے گرفتار کارکنوں کے خلاف درج مقدمات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ فورتھ شیڈول میں مطلوب ملزمان کی قانونی پوزیشن پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ کالعدم تنظیم کے کارکنوں پر دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے مقدمات کے معاملے زیر بحث آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن مسترد کر دیا ہے۔ نیوز ون سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب مرکز یا سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کا آپشن زیر غور نہیں۔ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد حادثاتی طور پر پیش کی گئی، ہم عام انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 11 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں تحریک کو مزید تیز کرنے پر مشاورت کریں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک ٹاپ گیئر سے نیوٹرل پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سی پیک منصوبہ ملک کے لیے گیم چینجر منصوبہ تھا۔ ووٹ کو عزت نہ دینے سے مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، مہنگائی نے غریبوں سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ہمارے دور میں سی پیک منصوبوں میں سندھ سب سے بڑا بینیفیشری رہا، چونکہ سی پیک کے ذریعے سکر ملتان موٹر وے بنائی گئی۔ 1970 کے انتخاب میں ہم نے مشرقی پاکستان کے ووٹ کی عزت کو تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان سے پاکستان کی اکثریتی آبادی علیحدہ ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں غریبوں کا کیا حال ہوا ہے۔ بدترین مہنگائی نے غریبوں کو زندہ رہنے کا ان سے حق چھین لیا ہے۔ ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو عالمی مارکیٹ میں مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت اشیاء ضروریات کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ترقی کے لیے معاشی اشاریوں کے استحکام پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا سے عالمی منڈی میں پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، حکومت نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر ہے کہ اوگرا نے نومبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 13 روپے 20 پیسے بڑھائے گئے ہیں، جس کے بعد ایل پی جی کی فی کلو قیمت 216 روپے 89 پیسے ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
اور ناظرین، ملک میں مہنگائی کی شرح میں ماہانہ بنیادوں پر بتدریج اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 9.2% کی سطح پر پہنچ گئی، جبکہ ستمبر میں یہ شرح 9% ریکارڈ کی گئی تھی۔ رواں مالی سال جولائی تا اکتوبر مہنگائی کی شرح 8.74% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ کے دوران چکن 17.91 اور سبزیاں 15.26% مہنگی ہوئی، آلو 12.17%، گندم 7.25 اور چائے 4.95% مہنگی ہوئی، جبکہ رواں مالی سال کے دوران اب تک ہی 43%، مسٹرڈ آئل 41.92 اور خوردنی تیل 40% مہنگا ہوا، جبکہ چکن 34.69%، دالیں اور گوشت 17، آٹا 12.97% مہنگا ہو چکا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 761 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 46,946 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 761 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 100 انڈیکس 46,946 پوائنٹس کی سطح پر آ چکا ہے۔ اور اب یہ جانیے کہ صدر مملکت نے تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ جج کی طرز پر ہٹایا جا سکے گا۔ عوام سے دھوکہ دہی، فراڈ، منی لانڈرنگ سمیت دیگر کیسز دوبارہ کھل گئے۔ آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف اور مریم نواز کو ریلیف ملنے کا امکان ختم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے کاشف رفیق کی یہ رپورٹ۔ آرڈیننس میں ایک اور ترمیم، نیب کا اختیار حکومت کو تسلیم۔ صدر مملکت نے نیب آرڈیننس میں دوبارہ ترمیم کی منظوری دے دی۔ اطلاق 6 اکتوبر سے ہوگا۔ ترمیم کے تحت جعلی اکاؤنٹس کے کیسز پرانے آرڈیننس کے تحت جاری رہ سکیں گے۔ عوام الناس سے فراڈ اور دھوکہ دہی کے مرتکب غیر سرکاری افراد کے مقدمات بھی دوبارہ نیب کے حوالے کر دیے گئے۔ ترمیمی آرڈیننس میں چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ جج کی طرز پر ہٹائے جانے کا طریقہ کار وضع کیا۔ تیسری ترمیم کے بعد منی لانڈرنگ ریفرنسز اور مضاربہ اسکینڈل کیسز بحال ہو گئے۔ ساتھ ہی آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، شہباز شریف کو ریلیف ملنے کے امکانات بھی معدوم ہو گئے۔ پہلے سے قائم تمام منی لانڈرنگ کیسز کی سماعت جاری رہے گی۔ نئی ترمیم کے تحت زر ضمانت کے تعین کا اختیار بھی عدالت کو دے دیا گیا۔ کاشف رفیق، نیوز 1 اسلام آباد۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ سائبر اٹیک سے تحفظ کے لیے وزارت آئی ٹی نے نیشنل بینک سمیت کئی اداروں کو تجاویز دی، لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت تعصب کی بنیاد پر کراچی میں کام نہیں کر رہی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سائبر سیکیورٹی کے پاکستان پر منڈلاتے خدشات اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اقدامات پر منعقد کانفرنس سے وفاقی وزیر امین الحق کا خطاب۔ کہا، پاکستان میں بھی سائبر حملوں کے خطرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی گرین لائن بس سروس رواں ماہ شروع ہوگی۔ سندھ حکومت تعصب کی بنیاد پر کراچی میں کام نہیں کر رہی۔ پچھلے چند مہینوں میں ایف بی آر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے میزان بینک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک پہ بھی معاملات خراب ہوئے، اور اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان بھی معاملات ہوئے۔ اسی مہینے کراچی میں گرین لائن اسٹیٹ آف دی آرٹ بس سروس شروع ہونے والی ہے، لیکن یہ صوبائی سندھ کی صوبائی حکومت کی نااہلی، تعصب اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر کراچی میں کوئی میٹرو نہیں بنایا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امین الحق کا کہنا تھا، سندھ حکومت حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے بھی زمین نہیں دے رہی۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ٹائم لیا، اپنے ساتھ کنور نوید اور صابر قائم خانی کے ساتھ ان کے دفتر میں آیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتے میں یہ زمین جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی، لیکن کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے وعدوں کو ایفا نہیں کیا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ وفاق کراچی میں 31 ارب روپے کی لاگت سے آئی ٹی پارک تعمیر کرے گا۔ ہزاروں نوجوانوں کو نوکریاں بھی دی جائیں گی۔ ایم کیو ایم نے این آئی سی وی ڈی میں مبینہ کرپشن کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی کرپشن کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ سندھ حکومت کے ماتحت چلنے والے اسپتالوں کی حالت بدتر ہے۔ این آئی سی وی ڈی کی حفاظت ایم کیو ایم کا مشن ہے۔ ایم کیو ایم لوٹ کھسوٹ کے آگے دیوار تھی اور رہے گی۔ سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل جس کے ساتھ سندھ لگا ہوا ہے، پورے صوبے میں یہ اسپتال قائم ہے۔ پورے صوبے میں ایک بھی سندھ گورنمنٹ اسپتال ایسا نہیں ہے جہاں پر مکمل تمام طبی سہولیات موجود ہوں جو کہ بجٹ میں لکھی ہیں، اور محکمہ صحت
पैसा बनाने का न सिर्फ एक महकमा बल्कि बदतरीन कारकर्दगी के साथ सिंध के अंदर नंबर 1 है। ये अस्पताल जिसको 13 साल से तुमने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक। वेलकम बैक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमती काम उगले जा सकते हैं, ना ही निगले। पहले ही कहा था इमरान खान के लिए पीसीबी में काम करना ज्यादा बेहतर है। वो नैब कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत के मंसूबों से मुल्क बदनाम हो रहा है। हुकूमत वो काम कर रही है जो उगले जा सकते हैं, ना निगले। वज़ीर आला सिंध ने कौम को T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि सुना है वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। साथ ही वज़ीर आला सिंध ने तंज भी कर दिया। पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, 3 मैच जीत चुका है और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि बेहतर और बेहतर खेल पेश करके T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी उनकी ये वजह से ये सारा हुआ है, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि इनके लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। मुराद अली शाह का कहना था कि कलअदम जमात के एहतजाज के मामले पर हुकूमत की नाअहली से कीमती जानों का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ खुद को कराची की सबसे बड़ी जमात करार देने लगी है, लेकिन कराची वालों से तो कुछ पूछें। साथ ही उन्होंने आइंदा इलेक्शन में PTI की जमानतें जब्त कराने का भी दावा कर दिया। जैसे वो जीते भी हैं वो भी सबको पता है, लेकिन डिस्पाइट इसके अगर उनको जो 2-4% लोगों ने वोट दिए थे वो लोग भी अब मुनाफिक हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि PTI के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी इस मुल्क में रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजम सुल्तान फारूक के कोरोना में मुब्तला होने के बायस अदालत में पेश न होने पर फल्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अब ये भी जानिए कि नवंबर में डेंगू का खतरा बढ़ेगा। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। हाई रिस्क इलाकों में सुबह शाम मुसलसल फोगिंग तेज कर दी गई है। इंसदाद डेंगू के हवाले से सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें यूनियन काउंसिल की सतह पर इंसदाद डेंगू मुहिम को तेज़ करने की हिदायत की गई है। डेंगू से मुतासरा घरों और इलाका जात की सख्त सर्विलेंस का कहा गया है। लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़, स्टेक होल्डर्स और हाई रिस्क इलाकों के रिहायशियों को डेंगू के तदारुक के लिए किरदार करने की हिदायत की गई है। और यहाँ को बताएं कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तस बेड्स की कमी और इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलियात ना मिलने पर डेंगू के मरीज दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। कातिल डेंगू के हमलों से लाहौर में मजीद 345 अफराद बीमार पड़ गए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने पर अस्पतालों की इमरजेंसी और डेंगू वार्ड्स में मरीजों के लिए बेड्स खत्म हो गए। इस वक्त कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुबह मुआहदा किया जाता, दस्तखत किए जाते और शाम को टेलीविज़न पर बैठ की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमें हैरत होती कि क्या अल्लाह के कुरान से बढ़कर भी दुनिया का कोई कुरान ताकतवर है, जबकि अल्लाह फरमाता है कि वऔफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, अहद की पाबंदी करो, अहद के बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आयतुल मुनाफिक सलासुन ओ अरबा इज़ा हद्दसा कज़बा, ये मुनाफिकाना शियार है कि जब बात करे तो झूठ बोले, इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, व इज़ा तुमिना खाना, जब उसको किसी बात का अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे, व इज़ा आहदा गदरा, और जब मुआहदा करे तो धोखा दे। फिर जो बातें तय हो रही थीं उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ़्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ़्रांसीसी सफ़ीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था, किस्ब था। तो जब हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। बिल्कुल। लिहाजा
उसी सूरत में हमारे लिए बात करना मुमकिन था कि जब जिम्मेदारी को कबूल किया जाए, मुआहदा हो जाए, तो उसके कंप्लायंस और उस पर अमल दरामद की पूरी ज़मानत हो। हमने घर से चलते हुए एयरपोर्ट पर अल्लाह से दुआएं मांगी। हमारा कोई पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमारी इस इस्लाही कोशिश के पीछे कोई ज़ाती मकसद मफाद नहीं है। हम इखलास के साथ यहाँ से गए, फिर हम 12-12, 14-14 घंटे नॉन स्टॉप सिवाय नमाज पढ़ने के, ये एक मैराथन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी जिससे हमें गुजरना पड़ा। फिर दूसरे सेशन भी करने पड़े, लेकिन ये जो लोग मंजर पे अपनी कारस्तानियाँ दिखा रहे थे उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारा मीडिया जो प्रोफेशनली बड़ी एक्सपर्टीज़ के दावे करता है और बड़ी पाताल से खबरें लाता है, अल्लाह ने किया कि वो भी इससे बेखबर रहा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रोसेस के दौरान सबूताज कर दिया जाता है तो उससे ये सारी कार्रवाई बच गई। कोई फूल नहीं, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, ये बच गई और ये स्मूथली चलता रहा। मुनीबुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहना ये है कि मुतालबा था कि मुज़ाकरात के लिए आगे कमेटी कायम की जाए, कमेटी में हुकूमत के संजीदा अरकान शामिल हो। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि नस्ला टावर गिराने के लिए इंतजामिया ने सर जोड़ लिए हैं। माहिर ठेकेदारों से राबते जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर शर्की के मुताबिक करीबी इमारतों को नुकसान के पेश नज़र फिलहाल इमारत को धमाके से गिराने का फैसला मौखर कर दिया गया है। नस्ला टावर गिराने का मिशन, DC ईस्ट की जेर सदारत अहम इजलास, इमारत को धमाके से गिराने का फैसला फिलहाल मौखर होने का इम्कान। उधर नस्ला टावर खाली होने पर इमारत में सन्नाटा, हर तरफ वीरानी छा गई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के मुताबिक नस्ला टावर को गिराने के लिए माहिर ठेकेदारों से टेंडर का फैसला किया गया है। माहिरीन ने बताया कि नस्ला टावर को धमाके से गिराने के लिए जिन ठेकेदारों ने राब्ता किया वो बलूचिस्तान में पहाड़ तोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें करीबी इमारतों को नुकसान या दरारें नहीं पड़ सकती। कराची में तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। गुलशन इकबाल में बल्दिया उस्मा कराची के एंटी इंक्रोचमेंट सेल का एक्शन, गार्ड रूम और दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। शहरकायद में तजावुजात के खिलाफ एक्शन, एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने जिला शर्की गुलशन इकबाल में बिहानी सन व्यू के करीब दुकान और गार्ड रूम की आड़ में कायम तामीरात मिसमार कर दी। KMC हुक्काम के मुताबिक कब्जा माफिया ने पहले दुकान बनाई। इलाका मकीनों की शिकायत पर इसे सिक्योरिटी गार्ड रूम का नाम दे दिया गया। बढ़ती महंगाई ने इंसानी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया के साथ जानवरों की खुराक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। चारा महंगा होने की वजह से मवेशी पालने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। सब कुछ महंगा, मवेशियों का चारा भी अब सस्ता नहीं रहा। चारे की कीमत में 200 रुपए फीमन इजाफा होने से मवेशी पालने वालों की मुश्किलात बढ़ गईं। मवेशी पालने वालों का कहना है कि पहले ही महंगाई से तंग हैं। चारे की कीमत में इजाफे से अखराजात बढ़ गए हैं। अब मवेशी पालना भी मुश्किल हो गया है। हो गया महंगा, हम भैंसों को कहाँ से खिलाएं? पहले भी इतनी महंगाई है और महंगाई बढ़ती जा रही है, हम कहाँ से भैंस को लेकर खिलाएं? 200 रुपया मन घास हो गया है। पहले भी चारा इतना महंगा है, खाल वो चारा हो गया। उसके बाद जो है ना आए रोज़ तूड़ी का रेट बढ़ जाता है, बिजली का रेट बढ़ जाता है। इसलिए जो है ना हम जानवरों को क्या खिलाएं, महंगाई इतनी हो रही है, बढ़ रहे हैं रेट। चारा बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल और खाद महंगा होने से किसानों ने भी घास महंगी कर दी है, इसलिए चारे की कीमत में इजाफा हुआ है। घास हम इसलिए महंगा सेल आउट कर रहे हैं, पीछे से हमें महंगा मिलता है और इसलिए हम महंगा बेचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसान को पेट्रोल डीजल महंगा मिलेगा तो इसकी वजह से वो महंगा पीछे से देगा तो ज़ाहिर बात है फिर हमें भी महंगा देना पड़ेगा।
महंगाई के तूफान में हर तबके से तरोकने वाले को परेशान करके रख दिया है। शहरी इंतजार में है कि कब हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब होगी। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं कि कलअदम तंजीम के एहतजाज और धरने के दौरान शहीद होने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजे में IG पंजाब वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी शिरकत की है। मजीद बात करेंगे, अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। कलअदम तंजीम के एहतजाज और धरने के दौरान शहीद होने वाले शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी शिरकत की। खबर दे रहे हैं आपको, मनाज़िर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये मनाज़िर हैं नमाज जनाजा अदायगी के और कलअदम तंजीम के एहतजाज और धरने के दौरान शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी शिरकत की। कलअदम तंजीम के एहतजाज और धरने के दौरान शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। खेल के मैदान से खबर ये है कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि दोनों टीमों के हवाले से कि दोनों टीमें शारजा में आज शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। आपको आगाह कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का टाकरा जिसमें गुज़िश्ता रोज़ ही इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन ये टाकरा हुआ और इस इंडिया और न्यूजीलैंड के इस टाकरे के दौरान गुज़िश्ता रोज़ ये टाकरा और मुकाबला न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। T20 वर्ल्ड कप के एक्शन से भरपूर मुकाबले जो कि जारी हैं, आज इंग्लैंड और श्रीलंका का टाकरा होगा। दोनों टीमें शारजा में शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। इंग्लैंड जीत की सूरत में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और यहाँ आपको ये बता दें कि वेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम स्टेफनी टेलर की क़यादत में कराची पहुँच गई है। वेस्ट इंडियन टीम दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। मेहमान टीम मकामी होटल में 3 रोज़ा आइसोलेशन के बाद 4 नवंबर को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ किया जाएगा, जबकि दोनों टीमें 8, 11 और 14 नवंबर को वनडे मैचेस में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज़ के तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। 15वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेला 2 से 6 नवंबर तक कराची में सजेगा। इवेंट में अमेरिका, हांगकांग, कुवैत और मिस्र समेत पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इन एक्शन होंगे। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में जहांगीर खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोमोडोर कामरान अहमद ने बताया कि इवेंट में 14 गैर मुल्कियों समेत 24 खिलाड़ियों के दरमियान 23 मैचेस खेले जाएंगे। चैंपियनशिप की इनामी रकम $20,000 रखी गई है। पाक बहरिया की स्क्वॉश से वाबस्तगी बहुत गहरी है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप का पहला एडिशन ईयर 2000 में किया गया और उस वक्त उसकी इनामी रकम $6,000। इस खेल को फ़रोग़ देने के लिए और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को दावत देने के लिए इस इनामी रकम में मुसलसल इजाफा किया गया और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल जो इनामी रकम है वो $20,000 अमरीकी डॉलर है। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने कहा कि स्क्वैश में खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहे, जिससे वो आलमी मुकाबलों में पीछे हैं और रैंकिंग भी मुतासिर हो रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्लेयर्स की वो रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हुई जितनी होनी चाहिए और जो आप देख रहे हैं कि जैसे प्लेयर इजिप्ट से आ रहे हैं या दूसरे हांगकांग से हैं, मलेशिया के, उनकी ज़ाहिर बात है कहीं भी अगर वो इवेंट खेल रहे हैं तो परफॉर्मेंस के साथ खेल रहे हैं तो उसी की वजह से उनकी रैंकिंग भी बेहतर होती है और यही वजह है कि आपके पास जो लड़के इस वक्त टॉप में खेल रहे हैं वो हो सकता है उस लेवल पे नहीं जिस तरह के होना चाहिए। चैंपियनशिप का फाइनल 6 नवंबर को खेला जाएगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने फतह का ताज पहन लिया है। आस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने मैदान मार लिया, रियल को 3-0 से धूल चटाई। इतालवी लीग में मिलान ने रोम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ढेर कर दिया। Wide to the right hand side, Ben Johnson's high up the park for West Ham United, just outside the Villa penalty area, left footed driven shot, number 11 scores the equaliser for Villa. Villa 1, West Ham filters it towards Declan Rice, he's going to have a dig and score! This forward header, it's Bowen inside the area, saved by Martinez and Fornal. Oh, still has the ball at his feet, it's into the penalty area, Bowen! 4-1, Jared Bowen, great little team goal. Y es obra de Yannick Carrasco con este gran disparo. Tuvo su gran ocasión en este y que marcaría un gol más
obra de Joao Félix tras Alberola, que daba el gol tanto, que era el primero en liga de Joao. इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।